नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम समकालीन कविता का शिल्प पक्ष, इसी में भाषा के संबंध में कल हम बात कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो इस भाषा के पीछे लोक संवेदना की ताकत भी कम नहीं है। लोकानुभव जब बोलचाल की भाषा में रचा जाता है तब वह कितना सहजता से संप्रेषणीय होता है। तो एक और मुख्य बात तो इसमें जोड़ दी, वो क्या है? पहली बात तो जो लोकानुभव है, इसमें व्यक्तियों का व्यक्तिगत अनुभव जो है वो अनुभव जोड़े गए हैं। और दूसरी बात, इसमें लोकानुभव के साथ साथ जो उसमें आम बोलचाल की भाषा है उसका भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए लोगों की समझने में उसको आसानी होती है। कहते हैं ना, कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं, जैसे कि पहले जो हिंदी का जो प्रयोग था वो इतना संस्कृत युक्त प्रयोग भी कहीं कहीं तो किया गया है। कहीं हिंदी को बिल्कुल एकदम जैसे जयशंकर प्रसाद की जो साहित्य है, वो साहित्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर व्यक्ति तक पहुंचता कहाँ है? बाण भट्ट की आत्मकथा मुश्किल से शायद ही 40-50% बच्चे समझ पाते हों। मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चों को समझ में आती होगी, क्योंकि उसकी जो भाषा का प्रयोग है, जो लेखन किया गया है, वो एक खास व्यक्ति के लिए ही लिखी गई है। हर व्यक्ति की पकड़ से वो बाहर है। उसमें ना तो लोकानुभव तो उसमें भी है, लेकिन लोकानुभव को रखने का तरीका प्योर साहित्यिक है। उसमें सामान्य तरीका नहीं है। इसमें सामान्य तरीका, सामान्य भाषा और व्यक्ति की उस पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की है जो व्यक्ति दिन रात महसूस करता है। यानी आम व्यक्ति की जिंदगी में क्या होता है, उस चीज़ को लाने की कोशिश की है। लोकानुभव जब बोलचाल की भाषा में रचा जाता है तब वह कितना सहजता से संप्रेषणीय होता है। धूमिल ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। उनकी शब्दावली पर गौर करें तो कभी वह संवाद होता है, संवाद लगती है, कभी एकालाप, कभी वक्तव्य, कभी हलफनामा, कभी घटना, कभी स्थिति का पूरा बिंब। एक जागरूक कवि का समकालीन जिंदगी पर दिया गया सार्थक वक्तव्य। विशेष बात यह है कि इस काव्य भाषा में गुस्सा, आक्रोश, नफरत, विद्रोह की अर्थक छाएँ साफ साफ उभरती हैं। भाषा का भाव संप्रेषण व्यापार इतना सक्षम है कि अपनी बात पाठक तक पहुंचाने में उसे बाधा नहीं होती। कलावाद, रीतिवाद भी इस भाषा में नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा कलावाद या बहुत ज़्यादा रीतियाँ, जो साहित्यिक रीतियाँ, उनका भी इसमें प्रसार ज़्यादा नहीं है। स्थानीय रंग की शब्दावली का प्रयोग भाषा की सृजनात्मकता को बढ़ाता है। यानी भाषा की जो पहुँच है, जो सृजन करने की जो क्षमता है, उसको भी बढ़ा देता है। लिखने का जो माध्यम है वो भी बहुत आसानी से जो है वो उसकी तरीके से निकलने लगती है। जैसे मैंने एक कविता लिखी है कि मैं क्या लिखती, कलम मेरे गीतों को खुद लिख देती। तो वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सरलता से आगे जो है वो अपने आप ही चलने लगती है। जीवन के अनुभव को वे संवेदना गहराई से पकड़ते हैं। जैसे गीली मिट्टी की तरह हाहा मत करो, तनो अकड़ो, अमरवेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। तो इन्होंने सारी बातें कह दी। पहले तो इतने सरल मत बन जाओ कि गीली मिट्टी की तरह, जो जिसमें जैसे ही पैर डाला तो जैसे मतलब उसने शेप देना चाहा, या जैसे वो पैर डाला तो अपना अस्तित्व ही मिट्टी ने खत्म कर दिया। अब वो मिट्टी जो ऊंची थी अब वो नीची हो गई, और धंसने में कितनी नीचे तक जाएगी उसको पता नहीं है। यानी उसका अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो गीली मिट्टी मत बनो, तनो और अकड़ो, यानी एक सामान्य ऐसे रहो कि जिस पर कोई भी चीज़ को यदि रखा जाए तो वो उसके स्वरूप को ना बिगाड़ सके, इतने बने रहो। एक और बात कि इतने भी मत वो हो जाओ, भूल जाओ अपने अस्तित्व को, कि आगे आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे का कोई ध्यान ही नहीं। यानी अमर वेल की तरह क्या,
अमरबेल जो है ऊपर से तो पूरी बढ़ जाती है, नीचे जड़ जरा होती नहीं, जरा सा किसी ने खींचा पूरा ऊपर तक खींच जाएगी, 1 मिनट में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसे भी मत बनो और ऐसे भी मत बनो, यानी उन्होंने जीवन के स्वरूप की पूरी अभिव्यक्ति जो है चंद शब्दों में जो है वो व्यक्त कर दिया। ये है समकालीन रचना की विशेषता। निराला से लेकर धूमिल तक, धूमिल से लेकर उदय प्रकाश तक पाठक कृत्य में अभिजात्य को इस हद तक तोड़ा है। चमरौदा, डबरे, मौका, पाल लगी मटर, चौपाई मारो दुल्हन जैसी अनेक स्थानीय शब्द भाषा के रचनात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। चुपाई मारो दुल्हन यानी चौपाई वो नहीं है, चुपाई यानी चुप बैठी दुल्हन, तो चुपाई मारो दुल्हन की तरह दुल्हन जैसे चुपचाप बैठी रहे ऐसे मत बैठे रहो। चुपाई मारो दुल्हन जैसे अनेक स्थानीय शब्द भाषा में रचनात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लोक संवेदना ने लोकोक्तियों मुहावरों में अपने जीवानुभव की ताजगी से पेश किया है। हालांकि कविता की भाषा काव्य भाषा में सपाट बयानी, बड़बोलापन, कथनों का अतार्किक विस्तार भी है, फिक्रेबाजी का चमत्कार भी है। जातीय स्मृति की कोई पहचान भी इस भाषा में नहीं है कि कोई जातीय संस्कृति को ये प्रस्तुत करती हो। पुरानी पीढ़ी के कवियों की भाषा में कुछ संकटों से जूझने का भाव है, जैसे रघुवीर सहाय को भाषा भ्रष्ट हो चुकी है कि प्रति अफसोस है। यानी कुछ ऐसे कवि हैं जिनको इस भाषा के जो रूप का बदलाव है जो अभी प्रस्तुत किया है, जिसमें कि न छंदों का वो है न उसका कुछ कवि या साहित्यकार ऐसे हैं जो केवल हिंदी है तो सिर्फ हिंदी में लिखो, यदि हिंदी है तो केवल साहित्यिक हिंदी में लिखो, साहित्यिक है उर्दू निकाल दो, अरबी निकाल दो, इंग्लिश निकाल दो। अरे किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ हमें अपनी भाषा को विश्व भाषा बनाना है, और कोई भी भाषा विश्व का रूप तब लेती है जब विश्व की भाषाएं उसमें आकर के मिलेंगी। आज इंग्लिश पूरे विश्व की भाषा, संसार की भाषा इसलिए बन पाई क्योंकि हर संसार के व्यक्ति ने जिस तरह से चाहा, जिस तरह से जो व्यक्ति पसंद करता है वो अपनी तरह से उसको प्रस्तुत कर देता है अपनी भाषा में, उसी तरीके से उसकी अभिव्यक्ति कर देता है, तब भाषा स्वरूप पाती है। भाषा इस बात जब तक आप अपने घर में हैं, मान लीजिए अब मैं बात करूँ, यदि हमारा जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा वृंदावन में, तब तक हम घर के अंदर हैं। हम चाहे ब्रजभाषा बोलें, हम चाहे वहाँ की जो हमारे घर का की बोलचाल है हम उसमें किसी भी तरीके से बोलें। लेकिन जब आप समाज में चले जाते हैं, जब आप, तो हमें समाज का रूप लेना पड़ता है, हमें मतलब उस जगह की, उस संस्कृति की, यानी हमें भारत की छवि के को ध्यान रखना होगा। यदि हम केंद्र में बैठे, यदि हम राष्ट्रीय किसी उसमें बैठे हैं, यदि हम राष्ट्रीयता नहीं बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पर अपनी भाषा को फैलाना चाहते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए खुली छूट देनी होगी। खुली छूट क्या देनी होगी, यानी उसको अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनना है, यानी हर भाषा से वो जुड़ करके ही अपना रूप लेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जब वो अंग्रेज से बोले तो केवल हिंदी में बोले, अपनी भाषा को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। रूस वाला व्यक्ति जब हिंदी का प्रयोग करे तो सिर्फ हिंदी में बात करे, अपनी रूस के शब्दों का प्रयोग उसमें ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब भाषा का विस्तार होगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की बात करते हैं तो हमारा साहित्य कहीं भी उसमें स्थान नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो साहित्य है अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लेखकों के आने की ज़रूरत है, बहुत सारा साहित्य लिखा जाने की ज़रूरत है, बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पर जाकर के ये बताना होगा कि हमारी भाषा कितनी गरिमामय है, हमारा भारत कितना गरिमामय है, वो भारत क्या क्या कर रहा है, भारत के अंदर भाषा कैसे फल फूल रही है, कैसे अपना एक विशेष अस्तित्व उसने फैला रखा है। भाषा के अंदर जो भारत की भाषा है
उसकी क्षमता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ वो संस्कृत से पल्लवित हुई है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की तक उसने अपनी पकड़ बना रखी। क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं पूरे विश्व में पहुंच चुके हैं, तो जो विश्व में पहुंचे हुए हैं उन लोगों के साथ में मिलकर के हमारी भाषा को उस जगह तक पहुंचना चाहिए, उस जगह जाकर के लोगों को हमारी भाषा का विस्तार करना चाहिए, हर भाषा के लोगों को छूट मिलनी चाहिए, तब हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन पाएगी। तब हम भाषा को तब हमारे और भारत के तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा भारत को तो जो हम राष्ट्रीयता की हिंदी को राष्ट्रीयता की जो भाषा जो है उसका दर्जा तो तुरंत मिलना चाहिए। उसमें तो अब बिल्कुल भी देर नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब सितंबर में निश्चित रूप से इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का गौरव मिल जाना चाहिए। इसको अब ये कहना कि भारत के किसी एक प्रांत में इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं माना जाता, नहीं माना जाता था, अब माना जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोग हैं तो भारत की भाषा तो बोलना उनको आना चाहिए, ये अनिवार्यता है उनके लिए। तो इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद हमारे आने वाले मंथ में ही शायद हमारी हिंदी जो है एक बहुत बड़ा रूप ले ले। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।